नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनने के लिए वोटिंग का जो तरीका अपनाया जाता है वो सीधा और आसान नहीं है। सीधे तौर पर सबसे ज्यादा वोट पाकर राष्ट्रपति बनना वहां संभव नहीं है, बल्कि एक जटिल सिस्टम जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, इसके जरिए राष्ट्रपति चुना जाता है। तो आज हम इसे इतनी आसानी से समझेंगे कि आप भी कहेंगे, अरे ये तो समझ में आ गया। अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सीधा जनमत यानी पॉपुलर वोट नहीं होता, बल्कि एक प्रणाली है जिसे इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने इसे इसलिए बनाया क्योंकि उनका मानना था कि जनता सीधे राष्ट्रपति का चयन नहीं कर पाएगी। ये एक ऐसा सिस्टम है जो देश को 50 अलग अलग रेस में बांट देता है। हर राज्य का अपना चुनाव, अपनी गणना। मान लीजिए आपने अपनी पसंद का कैंडिडेट चुना। आपके राज्य में इस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट मिल गए, तो उस राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स उसी कैंडिडेट्स को मिलेंगे, भले ही पूरे देश में उसका प्रदर्शन कैसा भी हो। हर राज्य के पास इलेक्टोरल वोट्स की संख्या वहां की जनसंख्या के हिसाब से तय होती है। मसलन बड़े राज्य जैसे कैलिफोर्निया के पास 55 इलेक्टोरल वोट्स हैं, जबकि छोटे राज्य जैसे अलास्का के पास सिर्फ 3। पूरे अमेरिका में कुल मिलाकर 538 इलेक्टोरल वोट्स होते हैं और राष्ट्रपति बनने के लिए कैंडिडेट को कम से कम 270 वोट्स चाहिए होते हैं। टेक्सास जैसे बड़े राज्य के पास 50 वोट्स होते हैं और अगर किसी कैंडिडेट को यहां जीत मिलती है तो उसके खाते में ये सारे वोट्स जुड़ जाते हैं। दूसरी ओर मोंटाना जैसे छोटे राज्य के पास 3 वोट होते हैं, लेकिन उन वोट्स का भी राष्ट्रपति बनने में उतना ही महत्व है जितना किसी बड़े राज्य के वोट्स का। अमेरिका के लगभग सभी राज्यों में विजेता सब कुछ लेता है का नियम लागू होता है। मतलब जिस कैंडिडेट ने सबसे ज्यादा वोट पाए वो राज्य के सारे इलेक्टोरल वोट्स ले लेता है। लेकिन 2 राज्यों मेन और नेब्रास्का में यह नियम अलग है। जैसे मेन के पास 4 इलेक्टोरल वोट्स हैं, इनमें से 2 वोट उस कैंडिडेट को मिलते हैं जो राज्य में सबसे ज्यादा पॉपुलर वोट पाता है। बाकी 2 वोट राज्य के 2 कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट्स के अनुसार बंटते हैं। मतलब अगर एक कैंडिडेट एक कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में जीतता है तो उसे वहां का 1 वोट मिलेगा। इसी तरह नेब्रास्का में भी है। नेब्रास्का के पास 5 इलेक्टोरल वोट्स हैं। यहां भी 2 वोट उस कैंडिडेट को मिलते हैं जो पूरे राज्य में सबसे ज्यादा वोट पाता है। फिर बाकी के 3 वोट अलग अलग कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में बंटते हैं। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए मेन में 2 कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी। कैंडिडेट ए को राज्य भर में 55% वोट मिलते हैं और कैंडिडेट बी को 45% वोट। तो कैंडिडेट ए को 2 इलेक्टोरल वोट मिलेंगे क्योंकि उसने सबसे ज्यादा वोट पाए। अब अगर कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 1 में कैंडिडेट बी को जीत मिलती है तो उसे वहां का 1 वोट मिलेगा। इसी तरह कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट 2 में कैंडिडेट ए अगर जीत जाता है तो उसे वहां का भी 1 वोट मिलेगा। इस तरह मेन और नेब्रास्का में एक ही चुनाव में अलग अलग कैंडिडेट्स को अलग अलग वोट मिल सकते हैं, जो कि पूरे देश के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। इस सिस्टम के कारण वोटिंग का नतीजा और भी दिलचस्प और विविध हो जाता है। इलेक्टोरल कॉलेज का एक बड़ा पहलू यह है कि यह भी हो सकता है कि पॉपुलर वोट जीतने के बावजूद कोई कैंडिडेट राष्ट्रपति ना बन सके। ऐसा अमेरिका में पहले भी हो चुका है। 2016 में हिलेरी क्लिंटन को नेशनल लेवल पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन इलेक्टोरल वोट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़त बना ली और वो राष्ट्रपति बन गए। इससे साफ है कि पॉपुलर वोट से अधिक महत्वपूर्ण इलेक्टोरल वोट्स हैं। अब एक और जटिल स्थिति पर बात करते हैं। अगर दोनों कैंडिडेट्स के बीच इलेक्टोरल वोट्स बराबर यानी 269-269 हो जाएं, तो राष्ट्रपति कौन बनेगा? ऐसी स्थिति में अमेरिका का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी संसद का निचला सदन राष्ट्रपति चुनेगा। पर यहां भी एक ट्विस्ट है। वोटिंग में हर राज्य के प्रतिनिधियों को केवल 1 वोट मिलता है और जीतने के लिए 26 राज्यों की सहमति चाहिए। लेकिन यह स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अब एक नजर डालते हैं 2020 के चुनाव पर, जब इलेक्टोरल कॉलेज पर बड़ा विवाद हुआ था।
डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने कई राज्यों में नतीजों को चुनौती दी और उनके कुछ समर्थक अमेरिकी संसद यानी कैपिटल बिल्डिंग तक में घुस गए। इस हिंसक घटना के बाद कांग्रेस ने पुराने इलेक्टोरल काउंट एक्ट को संशोधित किया ताकि भविष्य में चुनावी नतीजों पर इस तरह का विवाद ना हो। 2020 में कुछ फॉल्स इलेक्टर्स भी सामने आए जो ट्रंप को जीता हुआ दिखाने की कोशिश में जुटे थे। यह घटना इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की खामियों को और भी उजागर करती है। इलेक्टोरल कॉलेज को लेकर हमेशा से अमेरिका में बहस होती रही है। कई लोग इसे खत्म करने की मांग करते रहे हैं क्योंकि यह पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं लगता, खासकर उन राज्यों में जहां थोड़े से वोट का अंतर चुनाव का नतीजा तय कर देता है। उदाहरण के लिए 2016 में ट्रंप ने मिशिगन में सिर्फ 13,080 वोट से जीत हासिल की थी, लेकिन इसके चलते उन्हें पूरे 16 इलेक्टोरल वोट्स मिले। अब कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इलेक्टोरल कॉलेज का सिस्टम न केवल जनता की आवाज को सीमित करता है, बल्कि विदेशी शक्तियों के लिए भी यह मौका है कि वो चुनाव में हस्तक्षेप कर सकें। ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के शोधकर्ता कहते हैं कि विदेशी ताकतें अगर कुछ राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर लें और वहां के वोटर्स को किसी तरह भ्रमित कर दें तो चुनाव का परिणाम बदल सकता है। ऐसे में इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम की खामियां उभर कर सामने आती हैं। तो इलेक्टोरल कॉलेज अमेरिका के लोकतंत्र का हिस्सा है और उसे जल्दी खत्म करना शायद संभव ना हो, लेकिन इस तरह के सिस्टम को लेकर सवाल उठते रहेंगे। पीएम मोदी ने भी कहा है कि आज टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए लोकतंत्र में जनता की भागीदारी और आसान बनाई जानी चाहिए ताकि हर नागरिक की आवाज सुनी जा सके। एनडीटीवी इंडिया पर फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।